तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे हम उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नेम डेरिवाइड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। यहाँ 2 ग्रीक वर्ड्स लिखा हुआ है, लेकिन बुक्स में आपके 3 ग्रीक वर्ड्स लिखे हुए हैं। वो है किस शब्द किस भाषा से दिया गया है, आपकी ग्रीक भाषा से। वेरी गुड। क्यों आपको पता लग गया? क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी लगा हुआ है ना, लास्ट में लॉजी है, तो ये ग्रीक वर्ड है। मैंने आपको बताया था कि जिस भी शब्द के पीछे लॉजी या फिर नॉमी लगा होगा वे आपका ग्रीक वर्ड होगा। वेरी गुड। तो ये जो प्लांट पैथोलॉजी जो शब्द दिया है वो फाइटोपैथोलॉजी से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ सिर्फ 2 वर्ड लिखा हुआ है। ये आपकी नेमरा शुंडा का सोर्स है, कोई बात नहीं। अदर बुक्स में भी आपके 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 वर्ड से दिया गया है, तो अगर कहीं 3 लिखा मिले तो कंफ्यूज ना होना। वो 3 शब्द कौन से मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ तो आपको दिख रही है। देखो यहाँ सिर्फ 2 शब्द दिए गए हैं। पैथोस यानी सफरिंग, किससे गुजर रहा है, क्या बीमारी है, और लॉगस माने स्टडी यानी कि नॉलेज, टू स्टडी, टू अबाउट द स्टडी, नॉलेज करना, उसके देखना, उसके बारे में क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक शब्द है आपका फाइटोज। फाइटोज मीन्स होता है आपका प्लांट। क्या होता है? प्लांट यानी कि पौधा। देन सेकंड है आपका पैथोज, जो है सफरिंग, किससे वो गुजर रहा है, क्या बीमारी है। देन थर्ड है आपका लॉगस यानी कि टू स्टडी, टू नॉलेज, उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो ये 3 शब्द हैं जो इसमें आपके आएंगे। पहला है आपका फाइटोस, जिसका मतलब होता है प्लांट। सेकंड आपका पैथोस, वो सफरिंग, किससे वो गुजर रहा है। लॉगस यानी कि स्टडी। ये है आपके शब्द। तो आपका ये जो यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, जबकि 2 ना होकर के 3 शब्द से। 3 कौन से थे? फर्स्ट है आपका फाइटोस, जो यहाँ पर दिया नहीं गया है नेमरा शुंडा बुक के सोर्सेज में, मैं आपको बता रहा हूँ। फाइटोपैथोलॉजी से दिया गया है। फाइटोस मीन्स प्लांट। देन सेकंड है आपका पैथोस यानी सफरिंग, और लॉगस माने स्टडी। तो ये आपका ग्रीक वर्ड से दिया गया है। वेरी गुड, आप लोगों को पता लग गया प्लांट पैथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, 3 शब्दों से मिलकर बना है, फाइटोस, पैथोस और लॉगस। वेरी गुड। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है? लिखा हुआ है मेन प्लांट पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ सफरिंग। मतलब कि सफरिंग, कॉजेज ऑफ सफरिंग, किससे गुजर रहा है, वो बीमारी को कॉज कौन कर रहा है, क्या उसका कारक है। प्लांट प्लांट स्टेट देयर मैनेजमेंट, किससे हो रही है बीमारी और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये हम किसके अंतर्गत करते हैं? अपनी प्लांट पैथोलॉजी के, रोग विज्ञान के अंतर्गत करती है। ठीक है, पौधों की रोग विज्ञान के अंतर्गत करती है। अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जनरली हर कंपटीशन एग्जाम्स में आता है और पूछा भी जाता है। जिस डिसीज पे मैं आपका टिक करता जाऊंगा, समझ लीजिए वे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है। फर्स्ट है आपकी आयरिस फेमाइन, इसको लेड ब्लाइट ऑफ पटेटो, आलू का पछेती झुलसा रोग बोलते हैं। फाइटोपेथरा इन्फेस्टेंस, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। क्या है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म? ये क्या होता है? ऐसा रोग कारक जो क्या कि मैं किसी भी पौधे में रोग पैदा या फिर उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, हम उसे कॉजल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो वो है आपका फाइटोपेथरा इन्फेस्टेंस। सेकंड सेम वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये, उनकी प्लांट पैथोलॉजी का लेक्चर है। तो आपके ड्यू टू द लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो फाइटोपेथरा इन्फेस्टेंस, यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो, आलू का पछेती झुलसा रोग आपका किससे होता है? फाइटोपेथरा इन्फेस्टेंस से। ये डिसीज आपकी 1845 में आयरलैंड यानी आयरलैंड में आई थी, और इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? आयरिस फेमाइन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, डिस्कवर किसने की थी? एंटन डी बेरी, जो यहाँ पर लिखा नहीं गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंटन डी बेरी, एंटन डी बेरी ने इस डिसीज को 1845 में आयरलैंड में खोजा था। आलू का पछेती झुलसा रोग। इसमें होता क्या था जी? इसमें होता क्या था, देखो ये आपका जैसे कि ये आपका आलू का प्लांट है, ये इसकी पत्तियां हैं। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं पौधे के ग्राउंड लेवल यानी कि जमीन के पास से आते हैं, और पुरानी पत्तियों से शुरू होती हैं। पत्तियां किनारे से झुलसना शुरू हो जाती है, किनारे से झुलसना शुरू हो जाती है। इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं आपकी पत्तियों पर, और धीरे धीरे पत्ती सुलझ जाती है, फिर ऊपर की पत्तियों पर आता है, और पूरा पौधा सड़ करके नीचे बिल्कुल गिर जाता है, और फसल आपकी जली हुई प्रतीत होती है। जैसे पाले से नहीं जल जाती है, इस प्रकार की आपकी जली हुई फसल प्रतीत होती है लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो से।
किसकी कैसी डिसीज है? फंगल डिसीज है। कैसी? इसको करता कौन है? फंगस, यानी फंगस करता है। मैस्टिगोमाइकोटिना का होता है। जब मैं आपको इसका पूरी क्लास का लेक्चर जब पढ़ाऊंगा, जब इस डिसीज को पढ़ाऊंगा, तब इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। आयरिस फेमन 1845 में एंटन डिवेरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉफी रस्ट की। कॉफी रस्ट ये डिसीज आपकी अक्यूर हुई थी 1867 1867 में ये कॉफी रस्ट आपका आया था। अक्यूर हुआ था श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या था आपका? हेमिलिया वेस्टेरी ट्राइकोला। क्या नाम था कॉजल ऑर्गेनिज्म का? हेमिलिया वेस्टी ट्राइकोला। ठीक है, ये जो है आपका ये फंगल डिसीज ना होकर के ये है आपकी एल्गी डिसीज। कौन सी है? एल्गी। नोट डाउन कर लेना बुक में, जो चीज यहाँ नहीं लिखी हुई है मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस थी, ये वाली डिसीज थी आपकी फंगस से होने वाली, फंगाई, फफूंदी कर दी थी इसे। लेकिन ये आपकी कॉफी रस्ट है आपकी एल्गी डिसीज है। हेमिलिया वेस्टी ट्राइकोला इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। हेमिलिया वेस्टी ट्राइकोला नाम की जो वो एल्गी है वो इस डिसीज को करती है। कब हुई थी? 1867 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आपकी कॉफी रस्ट में हुई थी। ठीक है, तो कॉफ़ी में हुई थी। इसी वजह से जब ये कॉफ़ी में ये डिसीज अक्यूर हुई तो फिर क्या हुआ? श्रीलंका के लोग फिर कॉफ़ी की खेती ना करके उन्होंने किसकी खेती शुरू कर दी थी? टी, यानी कि चाय की। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपका, मैं आपको एक्स्ट्रा बताकर चल रहा हूँ। वहाँ पर जब कॉफ़ी नष्ट हो गया था तो 1867 में सारी फसल नष्ट हो गई थी, तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने वहाँ कॉफ़ी की खेती न करके टी यानी कि चाय की खेती करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट डिसीज पे आपकी हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ द ग्रेप इन फ्रांस। आपके फ्रांस इटली में, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ द ग्रेप्स। अब डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि लक्षण किस प्रकार के होते हैं? देखो, ये आपका पौधा है एक, ये डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है? पौधे के निचले भाग पर, जैसे आपकी एक पत्ती है, अच्छी सी बनाता हूँ दोबारा में, इस प्रकार से पौधे के पत्तियों के निचली सतह पर, निचले भाग पर उसमें पाउडर जैसी संरचना दिखेगी। कैसी? पाउडर जैसी संरचना दिखेगी। पाउडर कैसा होता है? आपके कॉटनी, यानी कि आपका जैसे आपकी कपास होती है, रुई जो होती है, लिंट जो होती है, ऐसी कॉटनी स्पोर बनते हैं उसके निचली सतह पर। और ऊपर पत्ती के कैसे दिखेंगे आपको? पीले पीले धब्बे, पीले पीले धब्बे दिखेंगे जो क्लोरोसिस हो जाती है, जिसमें आपके टिश्यूज, डेथ ऑफ टिश्यूज, पौधे की जो पत्तियां हैं, पत्तियों का जो ऊतक है वो मर जाता है। ठीक है, पत्तियां पीली पीली दिखती है, किसकी वजह से? डाउन मिल्ड्यू ऑफ द ग्रेप्स। निचली पत्तियों पर आपका पाउडर जैसी संरचना, कॉटनी जैसी संरचना आपको दिखाई देगी और ऊपर की जो सतह होगी वो पीली पड़ जाएगी। ठीक है, ये जो डिसीज थी ये आपकी जो आई थी ये कॉज्ड बाय था इसका प्लाज्मोपोरा वाइटिकोला। क्या नाम था इसका? प्लाज्मापोरा वाइटिकोला। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था। पीए मिलारडेट ने फिर क्या किया? साइंटिस्ट थे आपके पीए मिलारडेट, उन्होंने क्या किया? इस डिसीज के कंट्रोल के लिए उन्होंने एक बोर्डेक्स मिक्सचर को बनाया। क्या बनाया उन्होंने? बोर्डेक्स मिक्सचर। कौन सी सन में? 1885 में। अब देखो, इस सोर्स में नेमराज शुंडा बुक की सोर्सेज में लिखा हुआ है आपका 1885, यहाँ लिखा हुआ है 1885, लेकिन अदर बुक में भी आपके लिखा हुआ है 1882। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आप कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाओ तो ध्यान रखना, अगर वहाँ आपके ऑप्शन में 1885 और 1882 भी आए तो आप 1885 को टिक करके आओगे। यदि वहाँ पर 1885 ऑप्शन में ना हो तो आप टिक करके आओगे अपना 1882। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आपके कॉजल ऑर्गेनिज्म को इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको किसको? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ द ग्रेप्स को कंट्रोल करने के लिए पीए मिलारडेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था बोर्डेक्स मिक्सचर को। कौन सी सन में? 1885 में। अच्छा, इसमें कंपोजिशन क्या होता है बोर्डेक्स मिक्सचर में? एक होता है आपका कॉपर सल्फेट 5 पाउंड होता है उसका, फिर होता है लाइम की चूना और फिर होता है वाटर। ये इसका छिड़काव अगर पौधे पर कर दिया जाए अंगूर की फसल पर तो आपकी डिसीज रुक जाती है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा बंगाल फेमाइन। ये डिसीज है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो डिसीज है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, ये ठीक है। बंगाल फेमाइन एक तो थी आपकी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बहुत आती है। देन सेकंड है आपकी बंगाल फेमाइन।
1943 में। कब हुई थी? 1943 में। ड्यू टू द ब्राउन स्पॉट ऑफ द राइस, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या था उसका? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। अब आप लोग कह रहे होंगे इतने डिफिकल्ट नाम हम याद कैसे रखेंगे? याद तो आप लोगों को करने ही पड़ेंगे, राजी याजी या फिर गैर राजी, आपको याद करने ही पड़ेंगे ये। बंगाल फेमाइन जो थी उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, इसमें क्या था? जो आपकी राइस फील्ड में जो थे उसकी जो पत्तियां थी उन पर पैचेस बनते थे वाइट कलर के, ब्राउन स्पॉट ब्राउन कलर के पैचेस बनते थे लंबे लंबे उसकी पत्तियों पर। ठीक है, इस प्रकार से पैचेस बनते थे उस पर। तो ये इसका एक सिम्टम्स है जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिसीज बंगाल फेमाइन 1943 में आई थी ड्यू टू द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम और ओराइजी। वेस्ट बंगाल और तथा बिहार साइड में सबसे ज़्यादा चावल यानी कि राइस का ही कंजप्शन किया जाता है। मेन क्रॉप्स है वे वहाँ की उगने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ रेनफील्ड एरियाज है, वर्षा भी प्रचुर मात्रा में है और वाटर की अवेलेबिलिटी अधिक है। ठीक है, तो वहाँ पर बंगाल फेमाइन हुआ था जिसकी वजह से बहुत लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है आपका थियोफ्रस्ट। थियोफ्रस्टस कौन थे आपके? थियोफ्रस्टस कौन थे आपके? तो ये थे आपके, इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी इन्होंने बुक लिखी थी आपके प्लांट डिसीज के ऊपर। वो बुक के नाम क्या थे? दो बुक थी इन्होंने। पहली बुक का नाम था द नेचर ऑफ प्लांट, पौधे की प्रकृति क्या है। देन सेकंड है आपका रीजन ऑफ द वेजिटेबल ग्रोथ, यानी कि सब्जियों की जो ग्रोथ होती है उसका कारण क्या है। दो बुक लिखी थी थियोफ्रस्ट ने। पहली है आपकी द नेचर ऑफ द प्लांट, पौधे की प्रकृति क्या है। देन सेकंड है आपका रीजन ऑफ द वेजिटेबल ग्रोथ, यानी कि पौधे का रीजन ऑफ द वेजिटेबल ग्रोथ, यानी कि सब्जियों की बढ़ने की जो ग्रोथ करने की प्रकृति क्या है। ठीक है, फॉर दिस वर्क थियोफ्रस्ट कैलेज है फादर ऑफ बॉटनी। आपको पता होगा, आप जानते हो कि फादर ऑफ बॉटनी हम किसको कहते हैं? थियोफ्रस्ट को। लेकिन क्यों कहते हैं वो रीजन नहीं आपको पता होगा, लेकिन अब पता लग गया आपको रीजन। रीजन क्या है? उन्होंने दो बुक लिखी थी, द नेचर ऑफ प्लांट, द रीजन ऑफ द वेजिटेबल ग्रोथ, इसीलिए इनको फादर ऑफ हम बॉटनी कहते हैं, या लिखा हुआ है फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रस्ट को। नेक्स्ट बात करेंगे हम एंटन वॉन ल्यूमेनहॉक। 1675 में डेवलप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। इन्होंने पहला माइक्रोस्कोप को, पहला सूक्ष्मदर्शी जो था वो डेवलप किया था एंटन वॉन ल्यूमेनहॉक ने। कौन सी सन में? 1675 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीए माइकेली। पीए माइकेली, इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ द माइकोलॉजी, यानी कि ऐसी विज्ञान जहां पर फंगस का अध्ययन किया जाता हो उसको हम माइकोलॉजी कहेंगे। और उसके फादर कौन है आपके? पीए माइकेली। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, स्टडी की थी फंगाई के बारे में। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले फंगाई की स्पोर्स को देखा था। किसमें देखा था? आपका जो तरबूज होता है, वाटरमेलन जो होता है, उसमें सबसे पहले फंगस को देखा था। किसने देखा था? आपके पीए माइकेली। पीए माइकेली साइंटिस्ट 1729 में इन्होंने सबसे पहले स्टडी की थी आपकी फंगस की एंड सॉ द फंगल स्पोर ऑन द वाटरमेलन, यानी कि तरबूज पर सबसे पहले इसके स्पोर्स को देखा था। नेक्स्ट है आपका, इसीलिए आपको माइकोलॉजी के फादर कहा गया है इनको। ही रोट ए बुक नोवा प्लांटरम जेनेरा। इनकी बुक का नाम क्या था? नोवा प्लांटरम जेनेरा इनकी बुक का नाम था। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सीलेनियस कैरोलिनियस। ठीक है, इनका पूरा नाम है कैरोलिनियस या सीलेनियस लिखा हुआ है, पूरा नाम है इनका कैरोलिनियस। 1753 इन्होंने क्या किया? गेव द बायोमियल सिस्टम ऑफ द नोमेनकल्चर इन 10th एडिशन ऑफ दिस फेमस बुक द सिस्टमैनकल्चर। ठीक है, सिस्टमैनेचर। ठीक है, 1958 में। ही रोट ए फेमस बुक स्पेसीज प्लांटेरियम। अगर बात है कि नोवा प्लांटेरियम जनरा किसने दिया था? पीए माइकेली। अगर बात आएगी स्पेसीज प्लांटेरियम की बात आएगी तो वो किसने लिखी थी? कैरोलस लीनियस ने। स्पेसीज प्लांटेरियम। ही नाउन एज फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो जो आप क्लासिफिकेशन करते हो ना, सभी का ऑर्डर क्या है, सब ऑर्डर क्या है, तो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन जितने भी है इन्हीं को कहते हैं। इसलिए आप ध्यान करके देखना, अगर किसी का बॉटल का नाम लिखा हो या फिर साइंटिफिक नेम लिखा हो या फिर जूलॉजिकल नेम लिखा हो तो लास्ट में कुछ एल करके डॉट लगा होता है, तो समझ लेना उसका जो क्लासिफिकेशन एल का मतलब होता है लीनियस, कैरोलस लीनियस, जो फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसलिए एल करके लिखा हुआ। ये आप अपने, ये बात आपने नोट डाउन नहीं की होगी, अगर आप देखोगे जाकर के, अब जाकर देखना किसी का अगर साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम देखो या फिर जूलॉजिकल या फिर बॉटल का नाम आप देखोगे तो वहां पर एल करके जो लिखा हुआ है वह लिखा होता है आपका जो
कैरोलस लिनियस थे फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसलिए एल लिखा होता है पीछे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम टिलेट साइंटिस्ट की। 1755 पब्लिश पेपर ऑफ द बंट और द स्टैकिंग स्मट ऑफ द व्हीट। ये बंट क्या है और स्मट ऑफ द व्हीट क्या है, इसमें होता क्या है, ये आपका एक पौधा है आपका, ये आपका 1 मिनट, हाँ ये आपका एक पौधा है, हाँ ये आपका पौधा है ये। अब ये आपकी ये ज़्यादातर वीट पर ही आती है, वीट की फसल है तो उसकी जो ऊपर का जो भाग होगा, जो उसकी बाली का जो भाग होगा उस पर ये डिसीज अक्यूर होती है, उसके स्मट आ जाती है, कभी कभी तने पर भी आती है, कभी कभी पत्तियों पर भी आती है। जब स्टडी करेंगे तब डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो टिलेट साइंटिस्ट थे 1755 में उन्होंने पब्लिश किया था पेपर बंट और स्मट ऑफ द व्हीट। अब मैं आपको बंट की बताता हूँ, करनाल बंट, ये है एक डिसीज करनाल बंट जो किसमें लगती है आपकी गेहूं की फसल में, नोट डाउन कर लो। करनाल बंट जो है, करनाल बंट लगता है आपकी गेहूं की फसल में लगता है, किसमें, गेहूं की फसल में करनाल बंट लगता है। अच्छा, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है उसका, नेवोसिया इंडिका, और कहीं कहीं टिलेटिया इंडिका भी लिखा होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रिवोस्ट साइंटिस्ट, कौन से, प्रिवोस्ट साइंटिस्ट 1807। ही प्रूव दैट द बंट ऑफ द व्हीट कॉज्ड बाय द फंगस। देखो मैंने अभी आपको बताया था टिलेट जो है, जो बंट है वो आपकी व्हीट की क्रॉप में लगता है, और यहाँ पर देखो डिस्कवर हुआ है इसका। he proved the that bunt of the wheat caused by the fungus, यानी कि जो आपकी बंट और स्मट डिसीज है वो किससे होती है, फंगस से होती है। he used the copper sulfate to control the bunt of the wheat, और प्रिबोस्ट साइंटिस्ट ने ही आपके कॉपर सल्फेट जो आपका फंजीसाइड है इसका प्रयोग किया था बंट की डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो क्रेडिट फॉर द डिस्कवरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द बंट फंगस गोज टू द प्रिवोस्ट। अगर आप कहो, अगर बंट की जो लाइफ साइकिल जो किसने डिस्कवर की थी उसकी लाइफ साइकिल के लिए क्रेडिट किसको जाता है, वो है आपका प्रिवोस्ट साइंटिस्ट। किस सन में दिया था, 1807 में। नेक्स्ट है आपका एंटन डी बेरी 1861, नाउन एज फादर ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी। इनको बहुत ध्यान रखना, अगर बात होगी फादर ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी, मॉडर्न कहीं कहीं लिखा आता है फादर ऑफ द मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, तो आप बोलोगे ईजे बटलर, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, ईजे बटलर। यदि बात होगी फादर ऑफ एंटन डी बेरी वर्ल्ड वाइड में, तो आप लिखोगे एंटन डी बेरी। ध्यान रखना ये बहुत ही आपका नोटेड करने वाला पॉइंट है। यहाँ से मैं आपको फिर दोबारा गाइस आई रिपीटेड, एंटन डी बेरी है आपका नाउन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विश्व की। अगर मैं कहूँ इंडिया का फादर कौन है प्लांट पैथोलॉजी का, इंडिया का फादर कौन है प्लांट पैथोलॉजी का, तो आप बोलोगे ईजे बटलर। गाइस क्या बोलोगे आप, ईजे बटलर। ध्यान रखना, अगर इंडिया की बात होगी तो ईजे बटलर है, और वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व की बात होगी तो आप लिखोगे एंटन डी बेरी। 1861 में इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन आएगा आपको पता लग गया विश्व का फादर कौन है, एंटन डी बेरी प्लांट पैथोलॉजी का, इंडिया का कौन है, ईजे बटलर। अब एक क्वेश्चन आता है फादर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्लांट पैथोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, तो आप लगाओगे ईजे बटलर, ना कि आप एंटन डी बेरी लगाओगे। ध्यान रखना इस बात को, ये कॉन्सेप्ट थे आपके, नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप आप सभी ने। तो ही कंडक्टेड द डिटेल स्टडी ऑफ द potato lead blight and proved that the fungus Phytophthora infestans was the cause of lead blight of potatoes। इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने स्टडी की थी किस पर, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो पर, और प्रूव्ड किया कि ये जो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगस से होती है, ठीक है। और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, फाइटोफेथेरा इन्फेस्टेंस। यहाँ लिखा हुआ है गाइस फाइटोफेथेरा इन्फेस्टेंस, ये लिखा हुआ है यहाँ। तो ये साइंटिस्ट थे एंटन डी बेरी, जिन्होंने आपकी डिस्कवर किया था आपकी डिसीज को, किसको, फाइटोफेथेरा इन्फेस्टेंस से होती है आपकी डिसीज ये लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप मैं दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। इस डिसीज की जो सिम्टम्स है, क्वेश्चन भी आ जाएगा, इस डिसीज के जो सिम्टम्स है सबसे पहले आपके कहाँ आएंगे, तो ध्यान रखना जो आपकी ग्राउंड सरफेस है, जो भूमि के पास की जो स्थान है, सबसे पहले आपके लक्षण वहीं दिखाई देते हैं, और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देती है। लक्षण कैसी होती है, पत्तियां किनारे से झुलसना शुरू हो जाती है, ये इसके मेन लक्षण है, ये बात ध्यान रखना। पत्तियां किनारे से झुलसना शुरू हो जाती है, ये इसका मेन लक्षण है। अब क्वेश्चन आ जाए, लेड ब्लाइट ऑफ द पोटैटो सिम्टम्स अक्यूर इन द फर्स्ट विच लीव्स,
आउटर लीफ, मिडिल लीफ, टिप लीव्स या लोअर लीव्स, तो आप ऑप्शन लगाओगे लोअर लीव्स, यानी कि पौधे के निचले भाग पर, निचली पत्तियों पर सबसे पहले इसके लक्षण आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिस्ट ब्रीफेल्ड। ब्रीफेल्ड जो साइंटिस्ट थे, डेवलप मेथड ऑफ द आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ द माइक्रोब्स। अब ये आर्टिफिशियल कल्चर क्या होता है, देखो डिसीज रेसिस्टेंट पैदा करने के लिए हम आर्टिफिशियल कल्चर करती है। जब आप आगे सेमेस्टर एग्जाम्स में पढ़ोगे तो आपको जानोगे इनवाइट्रो कल्चर टेक्निक्स के द्वारा या फिर पात्रे टेक्निक्स के द्वारा हम आर्टिफिशियल कल्चर करते हैं माइक्रोब्स का। ठीक है, तो फादर ऑफ द प्योर कल्चर टेक्निक्स हम किसको कहेंगे, ब्रीफेल्ड को। फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक्स किसको कहेंगे, हम ब्रीफेल्ड्स को कहेंगे 1875 में। अगर आप सन याद न रख सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदाज में ब्रीफेल्ड और फादर ऑफ प्योर कल्चर इतना जरूर ध्यान रखना। अगर मैं आपसे यहीं से आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आए फादर ऑफ अगर क्वेश्चन आया आपके लिए कि हमारा पौधा है जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर वायरस फ्री प्लांट हमको देखने हैं, अपने वायरस फ्री प्लांट देखना है, तो कौन सा कल्चर करेंगे, उस कल्चर का नाम है मेरिस्टेम कल्चर। क्या नाम है, मेरिस्टेम कल्चर। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका टिप कल्चर, यानी कि आपका एक पौधा है, और पौधे की ऊपर की जो टिप है, ये आपका पौधा है, और पौधे की जो ऊपर की जो टिप है, इनको कल्चर कर लिया जाता है, इसको कहते हैं मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, तो वायरस फ्री पौधे प्राप्त करने के लिए हम मेरिस्टेम कल्चर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच। किसकी, रॉबर्ट कॉच। इन्होंने कॉच पोस्टुल्स दिए थे। ये कॉच पोस्टुल्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। 1876 रॉबर्ट कॉच, ही नाउडेज द फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अगर बात होगी फादर ऑफ माइकोलॉजी तो आप लगाओगे, पीए माइकेली, यहाँ लिखे हुए हैं पीए माइकेली। अगर बात होगी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो आप लगाओगे एंटन डी बेरी। अगर बात होगी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया तो आप लगाओगे ईजे बटलर। अगर बात होगी फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी तो आप लगाओगे ईजे बटलर। अगर बात होगी आपकी फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जो बैक्टीरियोलॉजी की जो टेक्निक जो डेवलप की थी, किसने की थी, रॉबर्ट कॉच ने। ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट बैक्टीरियल एटियोलॉजी एंथ्रेक्स डिसीज। जो आपकी एंथ्रेक्स डिसीज जो आपकी पौधे में होती है, एंथ्रेक्स डिसीज जो होती है आपके पौधों में, किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, रॉबर्ट कॉच साइंटिस्ट ने। ही गिव द Koch postules for the proving that a particular organism cause a particular disease, यानी कि एक ऐसा कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर डिसीज को ही अक्यूर कर सकता है, ये किसने दिया था, आपके रॉबर्ट कॉच ने। कहने का मतलब अगर आपका फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है तो सिर्फ वह आलू की फसल में ही लेट ब्लाइट और पोटैटो कर सकता है, वह गेहूं की फसल में बंट या फिर स्मट की डिसीज नहीं कर सकता, यानी कि आवृत कंडवा या फिर कंडवा रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। लेट ब्लाइट और पोटैटो सिर्फ आपकी आलू की फसल में पछेती झुलसा ही पैदा कर सकता है, और ये किसने प्रूव किया था, आपके रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट ने। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीजे ब्यूरिल साइंटिस्ट की। किसकी, टीजे ब्यूरिल। इनको क्यों कहते हैं, फर्स्ट डिस्कवर द बैक्टीरियल कॉज ऑफ द फॉर द प्लांट डिसीज फायर ब्लाइट ऑफ द पियर और कॉज्ड बाय इरविनिया एमाइलोवोरा। देखो टीजे ब्यूरिल है, हम इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियल कॉजेज का। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि बैक्टीरिया की जो डिसीज थी, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, टीजे ब्यूरिल ने। किस सन में किया था, आपके 1882 में। ठीक है, किस पर आई थी ये डिसीज, फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स। कौन करता है इसको, इरविनिया एमाइलोवोरा। नेक्स्ट मैं आपको लास्ट स्लाइड सेंड करने जा रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट है आपकी स्लाइड ये, वेरी गुड। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका साइंटिस्ट ये वेंडर प्लैंक 1963। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टू काइंड ऑफ द रेसिस्टेंट, वर्टिकल रेसिस्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। ये होता क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो अगर बात करेंगे वर्टिकल रेसिस्टेंट, यानी कि रेसिस्टेंट का मतलब होता है रोग रोधिता या फिर प्रतिरोधी के। डिसीज रेसिस्टेंट का मतलब हो गया रोग रोधिता, और रेसिस्टेंट का मतलब हो गया प्रतिरोधी। किसी चीज के लिए आप प्रतिरोध करना, उसका सामना, उसका विरोध करना। ठीक है, तो पौधे में हम प्रतिरोध यानी कि विरोध कर पैदा उत्पन्न करके ही तो रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी वैरायटी डेवलप करने के लिए हम दो प्रकार के रेसिस्टेंट का प्रयोग करते हैं, वो आपका वर्टिकल और हो गया हॉरिजॉन्टल। मैं आपको बता रहा हूँ, एक नोट कर लो आप लोग।
अगर वर्टिकल असिस्टेंट की बात आएगी, वर्टिकल असिस्टेंट की बात आएगी तो ये सिर्फ कुछ को ही, मतलब कि कुछ को ही, थोड़ी सी डिशेज है आपकी, उनको ही ये आपके कुछ ही डिशेज को आपके कंट्रोल कर सकता है। ये आकाश राठी जी, ये अपनी पेन ना चलाएं प्लीज, या तो क्लास में आराम से बैठकर पढ़ लें या फिर जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है प्लीज भाई। वर्टिकल डिशेज, वर्टिकल जो डिशेज है आपकी, डिशेज रेसिस्टेंट जो हम पैदा करते हैं, वो हो क्या, अगर कुछ कुछ रेसेस के लिए, अब मैंने बोला कुछ यानी कि सम, थोड़ी सी डिशेज के लिए, जैसे कि एक डिशेज के लिए अगर बात की जाएगी तो वो होगा आपका वर्टिकल रेसिस्टेंट। अगर बात की जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट के लिए तो वो बहुत सारे यानी कि मैनी आपके रेसिस्टेंट की बात होगी, वो है आपका हॉरिजॉन्टल, और कुछ की बात होगी तो वो है आपका वर्टिकल रेसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट गाइस मैं आपको इम्पोर्टेंट आपको क्लियर करता हूँ आपकी हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको रिवाइज कर दूंगा लास्ट में, पहले एक बार यहाँ से शुरू करती है। इंडियन की साइंटिस्ट की बात करें तो के आर कीर्तिकर, ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जो हु कलेक्टेड द आइडेंटिफाइड द फंगाई इन इंडिया। ये पहले साइंटिस्ट थे अपने इंडिया के अंदर जिन्होंने सबसे पहले फंगस को कलेक्शन किया था अपने इंडिया के लिए। ठीक है, कौन थे, के आर कीर्तिकर। अगर इंडिया में बात होगी तो वो कौन थे, के आर कीर्तिकर। ठीक है, के आर कीर्तिकर फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फंगस को कलेक्शन किया था स्टडी के लिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम ईजे बटलर। ईजे बटलर ही नाउन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी आपको दोबारा रिपीट हो जाएगा। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात होगी इंडिया की तो कौन है आपका, ईजे बटलर। और आपकी वर्ल्ड वाइड की बात होगी तो आप कौन लिखाओगे, एंटनी बेरी। वेरी गुड। ही इज आल्सो नाउन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया। अगर फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी कि फंगस विज्ञान जहाँ फफूंदी का अध्ययन किया जाता हो हम उसको कहेंगे माइकोलॉजी। अगर बात होगी फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया तो वो कौन है आपकी, इजे बटलर। अगर वर्ल्ड वाइड की बात होगी तो वहां क्या लगाओगे आप, माई कैली, माई कैली। ठीक है, यहां से आप ध्यान रखना, माई कैली है वहां की, आपकी पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर के सी मेहता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है इनको, डॉक्टर के सी मेहता को, ये आपको बार बार रिपीट होते रहेंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। के सी मेहता कौन थे, के सी मेहता देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने वहीं से स्टडी की थी। डॉक्टर के सी मेहता फादर ऑफ द व्हीट रस्ट इंडिया डिसेज इन इंडिया, यानी कि जो व्हीट पर जो रस्ट आती है, कितनी प्रकार की रस्ट आती है आपकी व्हीट पर, 3 प्रकार की, कौन सी, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। ठीक है, येलो, ब्राउन और येलो रस्ट। ठीक है, तो ब्लैक रस्ट कौन करता है, पक्सिनिया ग्रामिनिस्टिसाई। येलो रस्ट कौन करता है आपका, स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ठीक है, तो ये आपको तभी याद होंगे जब आप अच्छे से स्टडी कंटिन्यू करते रहोगे, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर के सी मेहता कौन थे, इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है आगरा, वहाँ से इन्होंने स्टडी की थी अपनी, किसकी, सीरियल रस्ट, यानी कि आपने आगरा से। तो फादर ऑफ व्हीट रस्ट किसको कहा जाएगा डिसीज का, आपका के डॉक्टर के सी मेहता को। नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्टर बी बी मुंदकर, ये कौन थे, डॉक्टर बी बी मुंदकर। ही स्टार्टेड वर्क ऑन द कंट्रोल ऑफ द कॉटन विल्ट थ्रू द वर्टिकल रेसिस्टेंट। ये बी बी मुंदकर थे जो आपकी कॉटन में जो विल्ट आती है उसकी रेसिस्टेंट के लिए, वर्टिकल रेसिस्टेंट के लिए इन्होंने काम किया। और इंडियन फाइटो पैथोलॉजी जो सोसाइटी थी जो IRI न्यू दिल्ली में है, उसकी स्थापना किसने की थी, बी बी मुंदकर ने। इन्होंने ही सबसे पहले नींव रखी थी प्लांट फाइटो पैथोलॉजी की, जो इंडियन सोसाइटी है कहाँ पर है आपकी, IRI नई दिल्ली। यहाँ से गाइस हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, मैं अब आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा अपना प्लांट पैथोलॉजी किस भाषा का शब्द है आपका, ग्रीक भाषा का। किन 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फाइटोन, फाइटोन, पैथोज और लोगोस। फाइटोस का मतलब प्लांट, पैथोज का मतलब हो गया आपका सफरिंग, और लोगोस का मतलब होगा टू स्टडी। ठीक है, फिर हमने बात की फादर ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी किसको कहेंगे, एंटनी बेरी को। इंडिया की बात होगी तो किसको कहेंगे हम, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इजे बटलर। वेरी गुड। फिर हमने बात की लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती झुलसा रोग, ये 1845 में आया, किसने डिस्कवर किया, एंटनी बेरी ने। फिर हमने बात की अपनी फादर ऑफ माइकोलॉजी, वर्ल्ड वाइड की बात होगी यानी विश्व की बात होगी तो वो कौन है आपका, PA माइकेली। और इंडिया की बात होगी तो किसको लगाओगे, डॉक्टर KR कीर्तिकर। ठीक है, अच्छा फिर हमने बटलर को देखा, ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन
इंडियाज। फिर हमने केसी मेहता जी को देखा, ये फादर ऑफ पी ट्रस्ट डिसीज इन इंडियाज। फिर हमने बीबी मुंदकर को देखा, इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की नींव रखी। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको गाइस क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इससे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकती हो, या फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डिस्कवर कर सकते हो। थैंक यू।